मुरुंग शुए का माथा सिकुड़ गया और उसने गहरी सांस ली। बैली जिंगवे इतना आसान नहीं है, वो खाली शहर की चाल को ताड़ गया। अब क्या करें? अगर उसने चाल समझ ली तो तबाही तय है। लिंग युनटियान ने जुओ फैन की ओर देखा। सर जुओ, अब क्या किया जाए, कृपया बताइए। मुरुंग शुए हंसी और बिना किसी लिहाज के लिंग युनटियान के सामने आ खड़ी हुई। सेक्ट लीडर लिंग, आप अब भी उस पर भरोसा कर रहे हैं? उसी की बेवकूफ़ी भरी चाल की वजह से तीनों लैंड हमसे छिन गए। अब उससे और मदद मांगना नॉर्दर्न लैंड को भी खो देने जैसा होगा। अगर तुम ना भी मानो फिर भी हार तय है। उससे मेरा क्या लेना देना है, जुओ फैन ने मुंह बनाते हुए कहा। मुरोंग शुए ने उसे घूरा। लिंग युनटियान ने मुरोंग शुए को अनदेखा किया और सारे एल्डर जुओ फैन की तरफ उम्मीद से देखने लगे। जुओ फैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने ये सब पहले ही सोच रखा था, इसलिए बेफिक्र रहो, सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा है। और शेखी बघारो, दुश्मन ने तुम्हारी खाली शहर की चाल पहचान ली और फिर भी तुम कह रहे हो सब योजना के अनुसार है। मुरोंग शुए ने मौका मिलते ही ताना मारा। जुओ फैन मुस्कुराया। मिस शुए, अपने भ्रम को थोड़ा काबू में रखो। मैंने कब कहा कि मैंने एम्प्टी सिटी टैक्टिक अपनाई थी? ये तो बस तुम्हारा खुद का सोच लिया हुआ था। मेरी असली योजना तो शुरू से ही उन्हें अंदर बुलाने की थी, और अब जब दुश्मन उसी रास्ते पर चल पड़ा है तो हमें तो खुश होना चाहिए। अंदर बुलाना? सब चौंक पड़े। मुरोंग शुए और भी भड़क गई। अंदर बुलाना? क्या हम सबको बेवकूफ़ समझते हो? दुश्मन को बुलाने का मतलब होता है उन्हें जाल में फंसाना या किसी ऐसे मोर्चे पर लाना जहां हमला हमारे फायदेमंद हो। लेकिन तुम्हारे आदेश से तो तीनों लैंड की सेनाएं सीधी अपनी अपनी बेसेस लौट गईं। तो फिर फायदा क्या हुआ? दुश्मन को अपने घर बुला के खुद मरने के लिए। युद्ध में दिमाग और नीति चलती है, औरतों की समझ से बाहर की चीज़ है। जुओ फैन ने तिरस्कार से कहा। 3 दिन हो गए, क्या तीनों लैंड वापस अपने बेस पहुंच गए हैं? वो ईस्टर्न लैंड और सदर्न लैंड ने खबर भेजी है कि वो पहुंच चुके हैं। लिंग युनटियान ने सिर हिलाया। बस वेस्टर्न लैंड ने आदेश पर सवाल उठाकर 1 दिन गंवा दिया, मगर अब तक वो भी निकल चुके होंगे। जुओ फैन ने सिर हिलाया। वेस्टर्न लैंड की सेना में मेरा क्लैन हेड है। हा, वो अपने गॉडफादर जैसा ही है, आदेश सुनकर भी अनसुना कर देने वाला। लेकिन उसकी सख्त कमान के चलते जहां बाकी को 3 दिन लगे, उसे 2 दिन काफ़ी होंगे। मेरी मानो तो उसकी सेना सबसे टाइट है और पहुंच चुकी हो तो कोई ताज्जुब नहीं। रिपोर्ट। एक शिष्य हड़बड़ाता हुआ आया और हाथ में जेट स्लिप लेकर झुक गया। वेस्टर्न लैंड से संदेश आया है, उनकी सेनाएं बेस पर पहुंच चुकी हैं और स्टीवर्ट जुओ के आदेश का इंतजार कर रही हैं। जुओ फैन हंसा। कितना समय हो गया किसी ने मुझे स्टीवर्ट जुओ कहा। अब तो वो खुदा धमकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हा। गॉड। जुओ फैन की आंखें चमकी। हर लैंड के बेस में नॉर्दर्न लैंड जाने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे है। सबको संदेश भेजो, उन्हें यहीं बुलाओ। अब युद्ध नॉर्दर्न लैंड में लड़ा जाएगा। जी सर। शिष्य दौड़ पड़ा और सारे बुजुर्ग अचरज में पड़ गए। एग्जॉल्टेड है, रान तो घबरा ही गया। जुओ फैन, ये तुम क्या कर रहे हो? सबको नॉर्दर्न लैंड बुला रहे हो? अपने घर तो छोड़ दोगे? अगर बस एक जगह की रक्षा करनी होती तो हम पहले ही सहमत हो जाते और तुम्हारी मदद की जरूरत ही ना होती। हम सब अपने अपने घर की रक्षा चाहते हैं, इसलिए तो फैसला नहीं हो पाया। तो फिर ये क्यों? शांगवान फेशियोंग झिझका। जुओ फैन, तुम तो वेस्टर्न लैंड से हो, तुम्हें वहीं का पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन तुम तो नॉर्दर्न लैंड को तरजीह दे रहे हो। क्या लिंग युनटियान ने तुम्हें कोई लालच दिया है? लिंग युनटियान ने तुरंत इनकार किया, मगर चेहरा उसकी खुशी छुपा नहीं पाया। शांगवान क्लैन हेड, मुझे भरोसा है सर, जुओ सबकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं। बस करो, तुम्हें तो फायदा ही है क्योंकि वो तुम्हारा घर बचा रहा है। पर हमारे घरों का क्या उन्हें यूं ही छोड़ दें? शांगवान फेशियोंग गुस्से से दहाड़ उठा, जैसे अब तक उसे कोई मूर्ख बना रहा हो। जुओ फैन ने उसे ठंडी नज़र से देखा और भारी आवाज में कहा, अगर अपने लैंड वापस चाहिए तो मेरे आदेश सुनो, वरना खुद जाओ लड़ने। बाकी सब शांत हो गए। सब जुओ फैन की तरफ उम्मीद से देखने लगे। जैसा कि शांगवान क्लैन हेड ने कहा, अगर बस एक लैंड की रक्षा करनी थी तो किसी को आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या थी? जुओ फैन ने ताना मारा, लेकिन क्या तुम सब में से कोई फैसला ले सकता था? सबको पता है कि जिंदा रहने के लिए एक होना जरूरी है, लेकिन हर कोई अपनी टेरिटरी से चिपका बैठा था। मेरे बिना कोई भी किसी और की लैंड की रक्षा के लिए राजी नहीं होता। अंदर से तुम सब जानते हो कि मैं सही हूं। शांगवान फेशियोंग ने लंबी सांस छोड़ी। हाँ, कोई भी एक लैंड चुनने को राजी नहीं था। मैं ईस्टर्न लैंड से हूं, मैं अपना घर कभी नहीं छोड़ सकता नॉर्दर्न लैंड के लिए। क्यों बाकी लोग मेरे घर की रक्षा नहीं करें? हर कोई यही सोच रहा था। हम सब अपने घर पर ही मर जाना पसंद करते, किसी और के मोहरे बनना नहीं। लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने घर छोड़कर किसी और की रक्षा करें। मुरोंग लिए ने बीच में चिल्लाकर कहा, जबकि शांगवान चुप हो गया। तुमने हमें बेवकूफ़ बना दिया। सबने मजबूती से सिर हिलाया। बस लिंग युनटियान मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे जीत मिल गई हो। इतनी सख्ती ना दिखाओ भाइयों। सर जुओ ने भले पक्षपात किया हो, लेकिन उसने कठिन निर्णय लिया ताकि हम सब एक हों। मैं वादा करता हूं कि जो नॉर्दर्न लैंड आएगा मैं उसका पूरा सम्मान करूंगा। उसे यहां अपने घर जैसा महसूस होगा।
ये तो और चढ़ाने जैसा है। सबने उसे घूरा और चुपचाप खून के घूंट पी गए। अगर मैं यहीं रुक जाता तो फिर मुझे ग्रैंड मार्शल क्यों बनाते? जब सब खामोश थे, ज़ुओ फैन ने मुस्कुराना शुरू किया। सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। ज़ुओ फैन ने कहा, तुम सबने एक होने का सोचा, लेकिन बस रक्षा करने के लिए। पर मेरे दिमाग में तो रक्षात्मक सोच है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि सब यहां आकर हमला करें। कुछ पाने के लिए कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। बीवी को छोड़ना पड़े, ओह वो हिस्सा छोड़ो, हाँ हाँ हाँ। खैर, जो लैंड्स हमने छोड़ी हैं वो अब भूखे भेड़ियों के लिए आसान शिकार बन गई हैं। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द मैं बैली जिंगवे को पछताने पर मजबूर करूंगा कि उसने कभी उन लैंड्स को छूने की कोशिश की। और मैं वादा करता हूं, हर लैंड तुम्हारे हाथ वापस आएगा। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सच में? शक तो था, लेकिन अब जब सभी एक नाव में सवार थे तो पीछे हटना संभव नहीं था। लैंड्स खो चुके थे, अब ज़ुओ फैन की योजना ही आखिरी उम्मीद थी। बस मुरोंग शुए को अब भी ज़ुओ फैन की एक भी बात पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि वो सबको धोखा दे रहा है किसी अपने मकसद के लिए। सड़ा हुआ लड़का, मैं तुझे नज़र से हटने नहीं दूंगी। मैं तेरा असली खेल समझकर रहूंगी। अब जब बाकी सारे लैंड हाथ से जा चुके हैं तो बस नॉर्दर्न लैंड की रक्षा ही बची है। मैं यहां भी बर्बादी नहीं होने दूंगी। डबल ड्रैगन मैनर में लुओ युनहाई ने रणनीतिक नक्शे की ओर इशारा करते हुए चिंता से कहा, जिदर सोर्ड किंग सीधा हमारी पीठ पर चढ़ा चला आ रहा है। कोई उसे रोक नहीं रहा। बॉर्डर की रक्षा के बिना तो हमें लगा था 1 महीना मुश्किल से टिकेंगे, लेकिन अब लगता है 1 हफ्ता भी ज्यादा कह दिया हमने। ये लैंड तो खत्म हो गया। स्टुअर्ट ज़ुओ की एम्प्टी सिटी टैक्टिक पहचान ली गई। जूक चांगफेंग ने चिंता में सांस छोड़ी। यहां तक कि तीनों बड़े दिमाग भी यही मान बैठे थे कि ज़ुओ फैन ने छल किया और अब उसी की वजह से वेस्टर्न लैंड हाथ से गया। अब वो दुख में सिर हिला रहे थे। तभी तंबू का पर्दा हटा और तुओबा टिएशान चिंतित होकर अंदर आया। एक और आदेश आया है, तीनों लैंड की सारी सेनाएं टेलीपोर्टेशन अरे से नॉर्दर्न लैंड जाएं। अंतिम युद्ध वहीं लड़ा जाएगा। सब चौंक पड़े। नॉर्दर्न लैंड जाना भागने के लिए नहीं, युद्ध के लिए। क्या ये स्टुअर्ट ज़ुओ की असली योजना थी? कोई बदलाव नहीं, सबको नॉर्दर्न लैंड लाना ही मकसद था। सब आदेश सुनकर हैरान रह गए। स्टुअर्ट ज़ुओ आखिर चाहता क्या है? तुओबा टिएशान ने गहरी सांस ली। ज़ुओ फैन को समझना मुश्किल है, मैं उसे पढ़ ही नहीं पाता। सर ज़ुओ, ईस्टर्न लैंड की सेना आ चुकी है और आपके आदेश का इंतजार कर रही है। सदर्न लैंड की सेना भी पहुंच चुकी है, आदेश की प्रतीक्षा में है। वेस्टर्न लैंड के लोग नॉर्दर्न लैंड की सीमा पर इकट्ठा हो गए हैं, सब आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मेन हॉल में एक के बाद एक रिपोर्टें आने लगीं और सबकी नज़र अब ज़ुओ फैन पर थी कि अब वो क्या करेगा। ज़ुओ फैन ने गहरी सांस ली, चाय का प्याला उठाकर एक घूंट पिया, फिर एकदम आराम से कप नीचे रखा। लेकिन उसकी आंखों में अचानक तेजी आ गई और उसने आदेश देने वाले लहजे में कहा, पहला आदेश था कि तीनों सेनाएं 3 दिन में अपने अपने अड्डों पर लौट जाएं। दूसरा आदेश था कि 3 दिन में नॉर्दर्न लैंड पहुंच जाएं, यानी कुल मिलाकर 6 दिन लगे, है ना? हाँ, शंगवान फेशोंग ने लंबी सांस लेकर कहा, इतने लोगों को ट्रांसफर करने में सेक्रेट स्टोन भी बहुत खर्च हुए। ज़ुओ फैन ने आंखें घुमाई, जंग में खर्चा तो होता ही है और तुम इन छोटी बातों को लेकर परेशान हो? मैं परेशान नहीं, बस जानना चाहता हूं कि ये सब वाकई में वाजिब था या नहीं। मैं तुम्हें ऐसा महसूस करवा दूंगा कि ये सब पूरी तरह सही था। ज़ुओ फैन ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, जब 2 आदेश पूरे हो चुके हैं तो अब मेरी तीसरी और सबसे अहम आज्ञा सुनो। चारों लैंड की जंग का नतीजा इसी पर टिका है। सभी लोग सिहर उठे, सबकी नजरें एकटक उसी पर टिकी रहीं। सब कुछ एक ही आदेश पर टिका है। आखिर ये कौन सी अनोखी चाल चलने वाला है? मुरोंग सू तक, जो हमेशा उसका विरोध करती थी, अब कान खड़े करके सुनने लगी, जिज्ञासा से भरी हुई। मेरा तीसरा आदेश। ज़ुओ फैन ने सबकी तरफ देखा और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, सभी सेनाएं इनविंसिबल सोर्ड को घेरकर उसका अंत करें। सांसें थम सी गईं। सभी लोग चौंक गए, आंखें फाड़कर ज़ुओ फैन की ओर देखने लगे। ये बात तो उनके कल्पना से भी बाहर थी। चारों लैंड की सारी ताकत सिर्फ बाइली यूटियन को खत्म करने के लिए? ये तो पागलपन है। शंगवान फेशोंग को विश्वास ही नहीं हुआ। जेल ज़ुओ फैन, क्या तुमने कुछ गलत सोच लिया है? हम सब मिलकर बाइली यूटियन को खत्म करें? वो तो अकेले लाखों को काट सकता है, हम सब कुछ ही मिनटों में मिटा दिए जाएंगे। इसीलिए तो मैंने चाहा कि सारी लैंड की ताकत एक साथ उसे मारने के लिए इकट्ठा हो। ज़ुओ फैन की आंखों में चमक थी। हाँ, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन आखिर में वो भी एक इंसान है, उसके पास सिर्फ युआन क्यूई है। अगर हम सभी बारी बारी से उस पर हमला करें तो हमारे हर एक बलिदान से उसका युआन क्यूई थोड़ा और कमज़ोर होगा और एक दिन उसका सिर ज़मीन पर गिर जाएगा। बस उसी पल से ये जंग हमारी होगी। सबके चेहरे सख्त हो गए। ज़ुओ फैन की योजना उन्हें भीतर तक हिला गई थी। इतनी सारी जानों को खोकर इनविंसिबल स्वॉर्ड को थकाकर मारना, ये तो किसी ने सोचा तक नहीं था। उसके इस अचानक आदेश से सब सहम गए, डरे हुए। उन्हें पहले से ही लाशों के ढेर और खून की नदियां दिखाई दे रही थीं, हवा में लोहे की गंध और कीचड़ में पड़े अंग भंग।
मुरोंग शू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने विद्रोह किया, तुम राक्षस हो, इतना नीच सोच कैसे सकते हो? उन मासूमों को उस तलवार के सामने झोंक देना, ये सीधा कत्लेआम है। तुम पत्थर दिल शैतान हो। ये जंग है। क्या तुमने कभी कोई जंग बिना मौत के देखी है? लेकिन दुश्मन कम से कम उनके बराबर का तो होना चाहिए। इनविंसिबल सॉर्ड और बाकी कल्टिवेटर के बीच कितना फर्क है? तुम तो उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हो, जैसे वो बस मिट्टी हो। अगर वो लोग इनविंसिबल सॉर्ड के युआन क्यूई को थोड़ा भी कम कर सकें तो यही मायने रखता है। सबसे ताकतवर जानवर भी जब लाखों चींटियां उस पर चढ़ती हैं तो गिर ही जाता है। हमारी चारों लैंड की ताकत उसे जमीन तक ले आएगी। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? सिर्फ एक इनविंसिबल सॉर्ड की जान के लिए हमारी 2 लैंड की आबादी खत्म हो जाएगी। फिर हम बाइली जिंगवे और उसके एम्पायर से कैसे लड़ेंगे? हाँ, इतना बलिदान सिर्फ एक के लिए। उसके बाद हम खुद कैसे जिंदा रहेंगे? लिंग यूनटियन ने भी चिंता जताई। क्या सर जुओ का मकसद सिर्फ उस दैत्य का सिर काटना है? जुओ फैन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। हाँ, सब कुछ उसी के लिए है। और हाँ, सब कुछ इनविंसिबल सॉर्ड के अंत पर टिका है। अगर वो मरा तो जीत हमारी है। फिर चाहे वो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर हो या बाइली जिंगवे, दोनों खत्म। बात बस इतनी सी है। सब लोग उसे अविश्वास की नजरों से देखने लगे, लेकिन ध्यान से सुनते भी रहे। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर किसी आम साम्राज्य जैसा नहीं है। वहाँ राजा और मंत्री आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। लेकिन वो मजबूती सिर्फ और सिर्फ इनविंसिबल सॉर्ड की वजह से है। जुओ फैन ने फिर से चाय पी। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की नींव ही इनविंसिबल सॉर्ड पर टिकी है। वो मजबूत है क्योंकि वो जिंदा है। 9 स्वॉर्ड किंग्स उसे सबसे ज्यादा मानते हैं और बाइली जिंगवे की इज्जत भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनविंसिबल सॉर्ड उसे काबिल मानता है। लेकिन यही संतुलन बैली जिंगवेई ने हल्के में ले लिया है और यही उसकी बर्बादी की वजह बनेगी। सभी चौंक गए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बहुत लालची और अधीर हो गया है। वो चाहता है कि उसके जमाने में ही 5 लैंड एक हो जाएं। इसी जल्दबाजी में उसने एम्पायर को बहुत तेजी से फैला दिया। जुओ फैन ने समझाना जारी रखा। चारों लैंड पर एक साथ हमला करने के लिए बाइली जिंगवे ने अपने क्लैन के 5 स्वॉर्ड किंग्स के अलावा बाहरी स्वॉर्ड किंग्स को भी भर्ती कर लिया, जिनमें शंगवान फेयून और दांकिंग शेन भी थे। इससे एम्पायर की ताकत बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि 4 लैंड मिलकर भी उसे नहीं रोक सके। लेकिन उसकी जल्दीबाजी में उसने एम्पायर को अंदर से खाली कर दिया और सारा जोर जंग पर लगा दिया। एम्पायर अब अंदर से पूरी तरह खाली है, विद्रोह के लिए तैयार। इसीलिए उसने सरीन शोर्स ट्रेडिंग को खत्म किया। वो सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, वो हर लैंड से जुड़े थे और उनके नेता और ताकतवर लोगों से संबंध रखते थे। अगर वो जिंदा रहते तो एम्पायर की खाली हालत का फायदा उठाकर उसे अंदर से हिला देते। इसलिए जंग शुरू करने से पहले उस संस्था को मिटाना जरूरी था। वो इतनी बड़ी ताकत थी कि पीछे रहकर एम्पायर को गिरा सकती थी। तो मिस मुरोंग, तुम जो बार बार कह रही थी कि मैंने सेंट्रल एरिया के निर्दोषों को मारा, वो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। बैली जिंगवेई ने सब पहले से तय किया हुआ था और मैं तो बस एक चिंगारी बना। असली गुनहगार वही है। मुरोंग शू ने गुस्से से कहा, तुम्हारी फितरत मैं जानती हूँ। अगर ये नहीं तो अगली बार किसी और को मारोगे। ठीक है, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन अभी युद्ध पर ध्यान दो। जुओ फैन ने समझ लिया कि उसे मुरोंग शू जैसे जिद्दी लोगों से तर्क नहीं करना है। उसने सीधे बुजुर्गों की ओर देखा। अब जब हम उसकी ताकत और कमजोरी जान चुके हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि सीधे टकराकर जीतना नामुमकिन है। लेकिन दुश्मन ने खुद ही हमें मौका दे दिया है। बाइली जिंगवे बहुत घमंडी है और उसने अपने पेट्रियार्क को खुद हमारी जमीन में भेज दिया। इनविंसिबल सॉर्ड भी खुद को अजेय मानता है। उसे लगता है कोई उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वो चला आया। यही हमारी असली चाल है। हाँ, इनविंसिबल सॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। हमारी लैंड में कदम रखते ही लोग कांपने लगते हैं, लेकिन दुश्मन की जमीन में आना भी उतना ही खतरनाक है। उसे नहीं पता कि हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे या नहीं। हाँ, और जहां तक ये चिंता है कि हमारे लोग बाद में कम पड़ जाएंगे, तो बैली जिंगवेई को हमारी तुलना में ज्यादा डर है। सोचो, इनविंसिबल सॉर्ड हमारी लैंड में आ गया, लेकिन उसके साथ सिर्फ अपने क्लैन के सॉर्ड किंग्स ही क्यों लाया? सब लोग सोच में पड़ गए। फिर ओयांग लिंगतियन ने कहा, क्या ये अविश्वास है? बिल्कुल सही पकड़ा सीनियर ओयांग। उस ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे एक डर छिपा है। बैली यूतियां और बैली जिंगवेई दिखाते हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन अंदर से वो बहुत सतर्क हैं। जुओ फैन की आंखें चमक उठीं। पेट्रियार्क के आसपास के लोग सिर्फ उनके अपने होने चाहिए। बाहर का कोई स्वॉर्ड किंग साथ आया होता तो वो उसकी नीयत पर शक करते। उन्हें डर है कि जंग के बीच में वो गद्दारी कर देगा। इसलिए इनविंसिबल स्वॉर्ड सिर्फ अपने लोगों को साथ लाया और बाकी लैंड पर हमला करने के लिए बाहरी स्वॉर्ड किंग्स को भेजा गया। इससे ये साफ होता है कि बाइली जिंगवेई किस बात से सबसे ज्यादा डरता है। ना तो वो स्वॉर्ड किंग्स के विद्रोह से डरता है, ना एम्पायर के हालात से। उसे डर है तो सिर्फ पेट्रियार्क की मौत से। लेकिन फिर भी उसने बाइली यूटियन को आगे किया, क्योंकि वो घमंडी भी है और सतर्क भी। अब देखो हालत कैसी है। सेंट्रल एरिया की सेनाएं जो हम पर हमला कर रही हैं, वो एम्पायर पर कोई असर नहीं डालेंगी। लेकिन अगर इनविंसिबल सॉर्ड मर गया तो 9 स्वॉर्ड किंग्स आजाद हो जाएंगे और बाइली जिंगवेई की बात नहीं सुनेंगे। खासकर वो 4 बाहरी स्वॉर्ड किंग्स तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। फिर हमें एम्पायर पर हमला करने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा महान एम्पायर गिर जाएगा और तब 2 लैंड के बलिदान भी व्यर्थ नहीं होंगे। अब बताओ, क्या इनविंसिबल स्वॉर्ड को मारना हमारे फायदे की बात नहीं है? सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ हलचल जरूर हुई। हाँ, भले ही नुकसान भारी हो, लेकिन अगर इससे आने वाली पीढ़ियों को शांति मिले तो सब कुछ सही है। बस मुरोंगसू हमेशा की तरह फिर टोकने लगी, मिलियंस की जाने सिर्फ एक जीत के लिए। तुम शैतान हो, तुम्हारे लिए जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। अगर सेंट्रल आर्मी से सीधा लड़ाई होती तो इतने लोग ना मरते, लेकिन तुम तो। मैं कमांडर हूं और मेरी नज़र में लोग सिर्फ सैनिक हैं, मोहरे हैं जो सही जगह पर चलने चाहिए। जुओ फैन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यही चाल बाइली जिंगवे को चेकमेट कर देगी। नॉर्दर्न लैंड और सेंट्रल एरिया की सीमा पर बाकी 3 लैंड की सेनाएं पहुंच चुकी थीं। हर एक ने अपनी अपनी जगह संभाल ली थी और सब लोग बस अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वेस्टर्न लैंड के एक्सपर्ट्स भी लुओ अलायंस की अगुवाई में वहीं सीमा पर खड़े थे, बेचैनी से अगली सन की योजना की राह देख रहे थे। उत्तरी हवा के साथ एक तेज आवाज आई। सोल्जर ऊपर से नीचे उतरे और हर कैंप के सामने जोर से बोले। लुओ युनहाई और वेस्टर्न लैंड के कई जनरल्स कमांड टेंट में बेचैनी से टहल रहे थे। फिर एक ऑर्डर आ गया। अब देखना है इस बुरी हालत में ब्रदर जुओ का क्या प्लान है। हम पहले ही 3 लैंड खो चुके हैं, अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। अगर सब कुछ स्टुअर्ट जुओ की योजना के हिसाब से चल रहा है तो तीसरा ऑर्डर जरूर पलटवार का होगा। जूगे चंगफेंग ने दाढ़ी सहलाई, चेहरा गंभीर था लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही थी। अब देखना यह है कि इस बार कितना सनकी और अजीब है उसका ऑर्डर। हा, मैं तो बस स्टुअर्ट जुओ को फिर एक बार कमाल करते देखना चाहता हूं। बाकियों ने भी सिर हिलाया, उनका माथा जोश में थरथरा रहा था। एक सोल्जर सीधा लुओ क्लैन के कैंप में उतरा, झुककर बोला, अलायंस के ग्रैंड मार्शल सर जुओ का आदेश है कि लुओ अलायंस की आधी ताकत नॉर्दर्न लैंड की सीमा की रक्षा करे। उसने एक जेड स्लिप आगे बढ़ाया जो सिर्फ सीब्राइट सेक्ट की तरफ से आ सकता था। बस इतना ही? लुओ युनहाई थोड़ा चौंका। ब्रदर जुओ ने हमें यहां सिर्फ नॉर्दर्न लैंड की रक्षा के लिए बुलाया था? अगर इतना ही था तो जो अब तक की तैयारी हुई उसका कोई मतलब नहीं रह गया। हम तो अपनी मजबूत रक्षा में रहकर मरने का इंतजार कर लेते। ये तो स्टुअर्ट जुओ की शैली बिल्कुल नहीं है, लेंग वुचांग ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। सोल्जर ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, क्लैन हेड, ये ऑर्डर सिर्फ आपके लिए है, बाकी सेनाओं को अलग अलग काम सौंपा गया है। बाकियों को अलग ऑर्डर? क्या है वो? सबने एक साथ चौंककर पूछा। चेहरा गंभीर करते हुए सोल्जर ने सबके चेहरे गौर से देखे और बोला, ग्रैंड मार्शल ने आदेश दिया है कि सदर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड की सेनाएं, साथ ही वेस्टर्न लैंड की बाकी आधी सेना सी ब्राइट सेक्ट की ओर कूच करें। किसी भी कीमत पर इनविंसिबल स्वॉर्ड बाइली यूटियन को खत्म करना है। लुओ के सारे लीडर्स के मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे जमीन पर गिर पड़े हों। ठीक वैसा ही हाल था जैसा उस सेक्ट के बुजुर्गों का हुआ था। बाकी कैंप्स में भी ऑर्डर पहुंचते ही हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। ग्रैंड मार्शल का तीसरा ऑर्डर तो पूरी तरह से पागलपन था। उसने 5 लैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर इनविंसिबल स्वॉर्ड को खत्म करने में सारी ताकत झोंक दी थी। जूगे चंगफेंग, लिंग वुचांग और यू मिंग कुछ देर के लिए तो पत्थर बनकर खड़े रह गए, फिर जैसे सब समझ में आ गया हो जोर से हंसने लगे। अब समझ आया, स्टुअर्ट जुओ तो सच में जीनियस है। हा। सिर्फ वही तीनों हंस रहे थे, बाकी सब तो जैसे मूर्तियां बन गए थे, अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। क्या चल रहा है? ये लोग इतने खुश क्यों हैं? बाकी सबने उनकी तरफ देखा, वो तीनों जैसे खुशी में पागल हो गए हों। हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। स्टुअर्ट झुके, लुओ युनहाई ने चिंतित होकर कहना शुरू किया। जूगे चंगफेंग ने हाथ उठाया और तीनों धीरे धीरे शांत हुए। उनके चेहरे पर अब उदासी थी। इतने साल बीत गए, लेकिन स्टुअर्ट जुओ आज भी वैसे ही हैं। हम अब तक उनसे आगे नहीं निकल पाए। तुम तीनों को हुआ क्या है? लुओ युनहाई अब भी हैरान था। जूगे चंगफेंग ने उसे झुककर सलाम किया और लंबी सांस लेते हुए बोला, क्लैन हेड, आपको तो पता ही है कि हम पहले स्टुअर्ट जुओ से हार चुके हैं। इन सालों में हम क्लैन हेड के साथ मिलकर काम करते रहे ताकि कभी तो हम उनके बराबर हो सकें। जो उन्होंने किया वो हम भी कर सकते थे, लेकिन अब इस तरह हार गए हैं कि सच मानना ही पड़ेगा, हम उनकी एक भी खूबी की बराबरी नहीं कर सकते, कभी भी। कौन सी खूबी? ड्राइव, तीनों ने एक साथ कहा। जोगे चंगफेंग ने भारी दिल से कहा, क्लैन हेड, आप बताइए, अगर कोई भिखारी रास्ते में सताया जा रहा हो तो आप क्या सोचते हैं? लुओ युनहाई ने थोड़ी उलझन में देखा, फिर उनकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर बोला, भिखारी को उसकी हैसियत की वजह से सताया जाता है। अगर वो ऊपर उठ जाए तो उसे कोई नहीं सताएगा। हाँ, दौलत हमलावरों की संख्या घटा देती है। जूगे चंगफेंग ने कहा, अब सोचिए, अगर कोई व्यापारी किसी राजनेता के नीचे दबा हो। लुओ युनहाई और उलझ गया, लेकिन उसने फिर भी गंभीरता से कहा, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। अगर कोई पॉलिटिशियन उस पर दबाव डाल रहा है तो उसे उससे भी बड़ा समर्थक ढूंढना होगा जो उसकी रक्षा करे। बिल्कुल सही, अपनी संपत्ति लगाकर और बड़ी ताकत हासिल करना, एक एक कदम पर फायदा उठाना, यही हम तीनों सालों से कर रहे हैं।
ज्यूगे चंगफेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी थी। भिखारी से व्यापारी बने, फिर व्यापारी से अधिकारी, लेकिन हर तरक्की पर और भी दबाव मिला। हम पूरी जिंदगी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। यही हमारी सच्चाई है। लेकिन स्टुअर्ट झुओ हमसे एक छोटी लेकिन अहम बात में अलग है। लुओ क्लान ने 10 साल में सारे घरानों को हरा दिया और तियानियों की पूरी ताकत अपने हाथ में कर ली। ये हम कभी नहीं कर सकते थे। लुओ युनहाई का दिल कांप उठा। अंतर क्या है? क्लैन हेड, ऐसा क्या करें कि एक भिखारी को कभी कोई न सताए? ज्यूगे चंगफेंग ने मुस्कराकर पूछा। लुओ युनहाई ने उलझन में भौहें सिकोड़ लीं। ज्यूगे चंगफेंग ने उसे चुप देखकर जोर से कहा, क्लैन हेड, अगर एक भिखारी को कभी कोई न सताए तो उसे सबके ऊपर उठना होगा। उसे एम्पेरर बनना होगा। ये कैसे हो सकता है? लुओ युनहाई चौंक गया। ज्यूगे चंगफेंग ने लंबी सांस ली। हाँ, ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन सोचिए, आज की लुओ अलायंस भी तो पुराने लुओ क्लान के लिए एक कहानी ही थी ना। लुओ युनहाई ने कुछ देर सोचा और फिर चेहरा गंभीर कर लिया। यही फर्क है हमारे और स्टुअर्ट झुओ के बीच। उनका जुनून बाकी सबसे अलग है। लेंग वुचांग ने लुओ युनहाई के कंधे पर हाथ रखा। हमने कभी नहीं माना कि वो हमसे जीत गए थे, क्योंकि हम खुद को भी कम चतुर नहीं समझते थे। तियानियों के 3 सेज यूं ही नहीं बने थे। लेकिन अब समझ में आया कि हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उनकी। हमारी सीमाएं तंग थीं, उनका नजरिया विशाल था। इनविंसिबल स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का दिल है। हमें भी ये पता था, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि हमने उसे कभी लक्ष्य ही नहीं बनाया। जोखिम बहुत बड़ा था और जीत की संभावना बहुत कम। स्टुअर्ट झुओ ने शुरू से ही उसे लक्ष्य बना लिया था। उसने पुल जलाए, जमीनें छोड़ी ताकि सीधे जड़ पर वार कर सके। ऐसा हौसला हम में नहीं है। अब जब हमें उनकी योजना का पता चला, तब सच्चाई समझ में आई। एक लैंड में करीब 30 मिलियन लोग होते हैं, आधा मतलब 15 मिलियन। इतनी संख्या के सामने बाइली जिंगवे कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और 2.5 लैंड की सेनाएं मिलकर 100 मिलियन के करीब हो जाती हैं। इनविंसिबल स्वॉर्ड बहुत ताकतवर है, इतना कि अकेले एक लैंड को संभाल ले। लेकिन इतने लोगों के एक साथ हमले के सामने वो भी क्या करेगा? इतनी जाने एक आदमी के खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत किसमें है? हम में भी नहीं थी, जब तक ऑर्डर नहीं आया। यही वजह है कि स्वॉर्ड स्टार एम्पायर एक दिन जरूर गिरेगा। स्टुअर्ट झुओ का ये ऑर्डर युगों तक याद रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बैली जिंगवेई ने भी सोचा होगा कि स्टुअर्ट झुओ ऐसा कदम उठाएगा। लुओ युनहाई की भौहें थरथराईं, फिर उसने तारों भरे आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारा क्लान सिर्फ 4 लोगों का था, वेल्ड ड्रैगन पवेलियन में छुपा था और ब्रदर झुओ बाहर आकर बोला था कि लुओ क्लान एक दिन सबसे ऊपर खड़ा होगा। तब किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज हाँ, ब्रदर झुओ तो वो इंसान है जो हमेशा शिखर ही देखता है। वो कुछ भी करने से नहीं डरता। यही है मेरा ब्रदर झुओ, लुओ क्लान का पहला स्टुअर्ट, हमारा रक्षक देवता। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। ब्रदर झुओ ने हमें यहाँ रुकने को कहा ताकि हमें बचाया जा सके। लेंग वुचांग ने झुककर कहा, बेली जिंगवे और ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग की सेना से लड़ना इनविंसिबल स्वॉर्ड जैसे पागल से भिड़ने से कहीं आसान है। हाँ, तुम लोगों को तो इस बार सबसे आसान काम मिला है, सोल्जर ने श्रद्धा से कहा। कोई तो अदालत में बचा रहना चाहिए, बाकी सब तो शायद अभी इनविंसिबल स्वॉर्ड का शिकार बन चुके होंगे। और ठीक उसी वक्त, जैसे वक्त ने जवाब दिया हो, रोने की आवाजें आसमान को चीर गईं और आंसुओं ने धरती भिगो दी। क्या हुआ है? दुश्मन के कैंप में अचानक ये हलचल कैसी? तीनों लैंड की सेनाएं ऐसे विलाप कर रही थीं जैसे उनकी खुद की अंतिम यात्रा निकल रही हो, जब उन्हें पता चला कि उन्हें उस राक्षस इनविंसिबल स्वॉर्ड से लड़ने भेजा जा रहा है। मायूसी और पीड़ा की जो मोटी परत चारों ओर फैली थी, वो सीधा सेंट्रल एरिया की आर्मी तक पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर बाइली जिंगवे अब भी अपनी चालाकी पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने झुओ फैन की एम्प्टी सिटी वाली चाल को भांप लिया और बिना कोई नुकसान उठाए तीनों लैंड जीत लिए। अब तो वो आदमी हार में डूबा पड़ा होगा, बाकी सारे नेता उसे डांट लगा रहे होंगे। मगर तभी वो चारों तरफ से उठते दुख भरे क्रंदन सुनकर चौंक गए। एक स्काउट तेजी से तंबू में घुसा। प्राइम मिनिस्टर, नॉर्दर्न लैंड की ओर अचानक भारी संख्या में सेना जुट रही है। उनके चीत्कार इतनी दूर तक सुनाई दे रहे हैं कि लगता है हजारों मील दूर तक गूंज उठे हैं। जो मैंने देखा उसके अनुसार उनकी संख्या अब 3 गुना हो गई है। 3 गुना? कैसे? नॉर्दर्न लैंड के पास इतनी सारी सेनाएं आई कहां से? बाइली जिंगवे हैरान हुए, फिर एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोले, ओह, अब जब एम्प्टी सिटी वाला दांव फेल हो गया तो बाकी लैंड को मजबूरी में इधर जुटना पड़ा। ये सब तो डर के मारे भागे हुए लोग हैं। उनका मोराल गिरा हुआ है, इसलिए रो रहे हैं। सेना को बोल दो, डिफेंस मजबूत करें। जब कोई कोना पकड़ा हुआ जानवर हमला करता है तो तैयार रहना जरूरी है। जी प्राइम मिनिस्टर। वो सैनिक चला गया। बाइली जिंगवे अब और भी प्रसन्न लग रहे थे, गुनगुनाने लगे, यहां तक कि नाचने भी लगे। वुश! दानकिंग शेन तंबू में दाखिल हुए और अचानक ठिठक गए। प्राइम मिनिस्टर, इतनी खुशी किस बात की? हा, ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, तुम ठीक समय पर आए हो। खुशखबरी सुनो, चारों लैंड के खिलाफ युद्ध अब 3 महीने में खत्म हो जाएगा।
मैं अदालत में पैट्रियार्क से तुम्हारे लिए जरूर सिफारिश करूंगा। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग हमेशा अपने स्वर्ग जैसे इलाके को शासित करना चाहते थे ना। एक बार सब टोंग हो जाए वो जगह तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। ओ प्राइम मिनिस्टर, मैं बहुत आभारी हूँ। हाँ हाँ हाँ। दानकिंग शेन ने सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में चिंता भर चुकी थी। वो मुस्कान के पीछे अपने डर को छिपाते हुए बोले, प्राइम मिनिस्टर, आपने तो कहा था कि इसमें 1 साल लगेगा, अब अचानक 3 महीने कैसे? बाइली जिंगवेई सीना फुलाकर बोले, इसका सारा श्रेय मेरे पुराने प्रतिद्वंद्वी को जाता है, झुओ फैन की एम्प्टी सिटी चाल को। हा हा हा। उसकी चाल पकड़ में आ गई और उसने खुद ही 3 लैंड हमारे हवाले कर दिए। अब नॉर्दर्न लैंड की सीमा पर बाकी लैंड की सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं और हमें बस उनके टेलीपोर्टेशन एरे तोड़ने हैं। 1 हफ्ते में ये काम हो जाएगा, फिर बाकी लैंड हमारे होंगे। उसके बाद आधे महीने में तीनों सेनाएं यहीं नॉर्दर्न लैंड पर हमला करेंगी। झुओ फैन को भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब चारों लैंड मिलकर नॉर्दर्न लैंड की सीमा पर तैनात होंगी तो वो तो और भी मजबूत हो जाएगी। उसे गिराना इतना आसान नहीं होगा। दानकिंग शेन ने मेज पर बैठकर चाय की चुस्की ली, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बाइली जिंगवे उसकी चिंता भाप गया और मुस्कुराया। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, तुम भूल गए क्या? पैट्रियार्क की टीम वहीं छिपी है, सही मौके की तलाश में। जब हम दोनों एक साथ हमला करेंगे तो नॉर्दर्न लैंड कमजोर पड़ जाएगी। आज 9वां दिन है, पैट्रियार्क कल यानी 10वें दिन वार करेगा। अंदर और बाहर से हमला पड़ेगा, तब देखते हैं ये कितनी देर टिकते हैं। हम्फ। दानकिंग शेन की भौहें खिंच गईं बाइली जिंगवेई के जश्न भरे अंदाज पर। उसने सिर झुकाया और बस चाय पीता रहा, अपनी ही सोच में डूबा। बाइली जिंगवेई ने उसे देख एक ठंडी सी हंसी दी। धरती का सबसे बड़ा पापी, लाखों लोगों की नफरत झेलने वाला झुओ फैन गुइफान। मैं हर लैंड में उसका स्मारक बनवाऊंगा ताकि उसे हमेशा याद रखा जाए। हे। हालांकि अभी तक एक सही नाम नहीं सोच पाया हूं। रिपोर्ट। एक जोर की आवाज ने उसके सपनों की दुनिया तोड़ दी। एक सोल्जर दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, प्राइम मिनिस्टर, दुश्मन की तरफ से एक जेट स्लिप आया है, कृपया देखिए। बाइली जिंगवेई ने उसे देखा और हंसा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पता चल जाए, बार बार जेट स्लिप भेज रहा है। अब तो सब साफ है, पकड़े जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर। सैनिक घबराया। ये जेट स्लिप एक गुप्त संदेश है और उस पर सील लगी है, हम इसे खोल नहीं पा रहे। बाइली जिंगवेई चौंक कर गंभीर हो गए। उसने मुझे एक गुप्त संदेश भेजा है? इतना जरूरी क्या हो सकता है? स्थिति तो साफ है, सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर टूट चुकी है, तो ऐसा क्या है जो इतना खास हो गया? क्या उसके पास अब भी कोई तरीका है बाजी पलटने का? लाओ मुझे दो। बाइली जिंगवेई ने हाथ बढ़ाया और सैनिक ने जेट स्लिप सौंप दिया। दानकिंग शेन ने सांस भरी। क्या फिर से नॉर्दर्न लैंड वाला जासूस ही है? हाँ, पैट्रियार्क को सी ब्राइट सेक्ट तोड़ने में परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड तो नहीं पाया, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी कि गुइफान ही 4 लैंड का ग्रैंड मार्शल है। बाइली जिंगवेई जानता था कि दानकिंग शेन को आखिरकार सब पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने कोई बात छुपाई नहीं। उसने एक संकेत दिया और जेड स्लिप को खोलकर पढ़ने लगा, मगर काश पढ़ा ही न होता। उसमें जो लिखा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। हाथ ढीले पड़ गए और जेड स्लिप फर्श पर गिरते ही टूट गया। दानकिंग शेन ठिठका। प्राइम मिनिस्टर, बाइली का यूं होश खो देना हैरान कर देने वाला था। प्राइम मिनिस्टर, सब ठीक है। झुओ फैन, तुम निर्दयी हो। बाइली जिंगवेई को खुद को संभालने में वक्त लगा, मगर अब उसका चेहरा बिगड़ चुका था। हाथ की उंगलियां मुट्ठियों में बंध गई थीं और हथेली में नाखून धंस गए थे। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उसे जिंदा छोड़ना गलती होगी। वो चारों लैंड की कमान संभालकर और भी खतरनाक हो गया है। उसने मेरी सबसे बड़ी चिंता तक को जान लिया और अब उसी का इस्तेमाल कर रहा है। निर्दयी, क्रूर, धूर्त। बोलते बोलते बाइली जिंगवेई के गुस्से के कारण शब्द रुक गए। फिर वो चिल्लाया, गार्ड! थंप! एक सोल्जर भागता हुआ आया और झुक गया। प्राइम मिनिस्टर, आदेश दीजिए, अभी हमला करो। इसी वक्त बाइली जिंगवेई चिल्लाया, सभी सेनाओं को नॉर्दर्न लैंड की सीमा पर भेज दो और उसमें सेंध लगवाओ। बहस मत करो मुझसे। प्राइम मिनिस्टर, अभी कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि बचाव की तैयारी करें। सेना तो अभी वो कर रही है। बाइली जिंगवेई ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। कब कहा था मैंने ऐसा? मैं चाहता हूं तुम अभी के अभी हमला करो। हर एक आदमी को नॉर्दर्न लैंड की ओर भेजो और मेरे लिए रास्ता खोलो। जे अभी वो सोल्जर डर के मारे कांपता हुआ निकल गया। बाइली जिंगवेई पागलों की तरह तंबू में चक्कर काटने लगे, जैसे कोई और ही इंसान हो। उनका संयम टूट चुका था और पूरा शरीर कांप रहा था। आज 9वां दिन है और पैट्रियार्क कल हमला करेगा। उसका सामने आना मतलब 100 मिलियन निशाने उस पर लग जाएंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो? झुओ फैन, हरामजादे, तुझे तो नरक में भी चैन नहीं मिलेगा। बाकी तीनों सेनाओं को भी आदेश भेजो कि वो तुरंत नॉर्दर्न लैंड की तरफ रवाना हो। बाइली जिंगवेई ने पहले सोल्जर पर गरजते हुए कहा। सैनिक सिर हिलाते हुए जल्दी से भाग निकला प्राइम मिनिस्टर के गुस्से से बचने के लिए। बाइली जिंगवेई अब भी बेचैन था, कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
माथे से पसीना बह रहा था। सेनाएं 3 दिन से अंदर घुसी हैं और उन्हें वापस सीमा तक आने में 3 दिन लगेंगे। फिर टेलीपोर्टेशन एरे से 3 और दिन, कुल 6 दिन। क्या पैट्रियार्क इतनी भारी सेना का सामना इतने दिन तक कर पाएगा? झुओ फैन, हरामी, तूने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। बाइली जिंगवेई ने पागलों की तरह चीख मारी। दानकिंग शेन चौंक गया, फिर मुस्कुराया। प्राइम मिनिस्टर, क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बाइली जिंगवेई झटका खाकर बोले, फिर उसे घूरते हुए गुस्से को पी गए। फॉरेन स्वॉर्ड किंग्स को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि झुओ फैन का निशाना पैट्रियार्क है, वरना सब और बिगड़ जाएगा। झुओ फैन सच में एक चालबाज मास्टरमाइंड है। उसकी एक चाल ने मुझे बिल्कुल फंसा दिया है। अच्छा हुआ मैंने वहां एक जासूस छोड़ा था, वरना। बाइली जिंगवेई की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे रीढ़ में सेहरन दौड़ गई हो। वो इंसान नहीं, कोई शाप है, रिपोर्ट है। बैली जिंगवेई इस एक शब्द से ही ऐसे चौंक पड़ा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी सांसें जैसे थमसी गईं। तभी एक सोल्जर अंदर भागा और एक जेट स्लिप आगे बढ़ा दी। अब क्या मुसीबत आ गई? बैली जिंगवेई का चेहरा फड़क उठा। ऐसा लगा जैसे वो रो ही पड़ेगा। उसके मन में डर बैठ गया कि हालात शायद इससे भी बदतर हो सकते हैं। वो सोल्जर पसीने से भीगा हुआ था। उसे प्राइम मिनिस्टर की चिंता का अंदाजा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर, इंपीरियल कैपिटल से आपातकालीन सहायता की गुहार आई है। योर मैजेस्टी ने कड़ा अनुरोध किया है। कुल 3820 शहरों में से 565 गिर चुके हैं, और तो और विद्रोह तेजी से फैलता जा रहा है। सिटी लॉर्ड्स उसे रोक नहीं पा रहे। इतना ज्यादा बुरा हाल है, बाइली जिंगवे जैसे हिल ही गया हो। इसका मतलब ये गड़बड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि पूरी तरह का विद्रोह है। लेकिन सेंट्रल एरिया में इतनी ताकत किसके पास है? रुको, क्या ये सरीन शोर्स ट्रेडिंग का काम है? उसका चेहरा तमतमा उठा, आंखों में गुस्सा भर आया। उन धूर्त व्यापारियों को धिक्कार है। जब मैंने उनका बेस खत्म किया और उनकी सारी शाखाएं अचानक गायब हो गईं, तो मुझे लगा वो डर के मारे छिप गए होंगे। पर असल में वो तो बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मैं अपनी पीठ घुमा दूं। MPH सोल्जर, वाइनसोर्ड इमॉर्टल को आदेश दो, वो अपनी सेना लेकर जाकर उस विद्रोह को कुचल दे। प्राइम मिनिस्टर, वाइनसोर्ड इमॉर्टल अभी नॉर्दर्न लैंड में बहुत अंदर जा चुका है। उसे वापस आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। और फिर? डैंकिंग शेन ने बात पकड़ ली और बोला, आपने अभी अभी उन्हें नॉर्दर्न लैंड की ओर टेलीपोर्ट करवाया है, जबकि इंपीरियल कैपिटल को एक पल की भी देर नहीं सहनी। हमें अपनी सेना 2 भागों में बांटनी होगी और अलग अलग मोर्चों पर हालात संभालने होंगे। गार्ड, चार्ज रोक दो। हमें पीछे हटकर एम्पायर को बचाना है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाइली जिंगवे बीच में ही बोल पड़ा, रुको, हम पीछे नहीं हट सकते, बस चार्ज करो। तुम्हें चार्ज करना ही होगा। प्राइम मिनिस्टर, ये खुला विद्रोह है, हमें मदद पहुंचानी होगी, वरना एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। डैंकिंग शेन ने समझाया, अगर हम सेना को 2 हिस्सों में बांट दें तो हमारी रक्षा अभी भी कुछ हफ्तों तक टिक सकती है। उस दौरान हम विद्रोह को दबाकर वापस आ सकते हैं। ऊपर से बाकी की 3 सेनाएं भी आने ही वाली हैं 6 दिन में। हम तब तक टिक जाएंगे। तुम लोग शायद टिक जाओ, लेकिन पेट्रियार्क अपना सिर नहीं बचा पाएंगे। ये वक्त की दौड़ है, हर पल कीमती है। एक पल की देर भी पेट्रियार्क की मौत और एम्पायर के पतन का कारण बन सकती है। इस समय बस पेट्रियार्क का जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। सब कुछ खो जाए, एम्पायर जलकर राख हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेट्रियार्क को बचाना ही असली जीत होगी। जो फैन, तू साला हरामी। बाइली जिंगवे दांत पीसता हुआ कांप उठा। क्या ये सब भी उसी की योजना का हिस्सा था? सब कुछ बस मुझे रोकने के लिए था? वो खाली शहर वाला प्लान नहीं था, बल्कि एक जाल था, जिससे हमारी तीनों सेनाएं टेलीपोर्टेशन अरेज से दूर भेज दी गईं और समय पर मदद नहीं पहुंच पाई। उसे 6 दिन का मौका मिल गया एम्पायर को जलाने का। अब एम्पायर का अंदरूनी विद्रोह मुझे चारों ओर से घेर चुका है। अगर मैं एम्पायर को शांत करूं तो मुझे 6 दिन लगेंगे, लेकिन पेट्रियार्क तब तक खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं पेट्रियार्क को बचाने जाऊं तो मैं 6 दिन में दुश्मन की लाइनें नहीं तोड़ पाऊंगा। ऊपर से एम्पायर की आग और विद्रोही रास्ते काट सकते हैं। मतलब हर रास्ते से हार तय है। उसने मुझे हरा दिया। बाइली जिंगवे एकदम ढीला होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। आंखों में जान ही नहीं बची। प्राइम मिनिस्टर, क्या हुआ? डैंकिंग शेन ने उसे थाम लिया। बैली जिंगवे की आंखों में निराशा और पछतावे की स्याही फैल चुकी थी। उसने मुझे शुरू से ही मूर्ख बनाया। अब पूरा खेल मेरे हाथ से निकल चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, उस कमीने झुओ फैन की चालबाजी के कारण। बाइली जिंगवे चीख उठा, जैसे विश्वास न हो रहा हो और पछतावा भीतर तक झुलसा रहा हो। अच्छी, झुओ फैन ने सी ब्राइट सेक्ट के मेन हॉल में छींक दी और सिहर उठा। लिंग यूनटियन मुस्कुराया, सर झुओ, आपको सर्दी तो नहीं लग गई? कल्टीवेटर को कब से सर्दी लगने लगी? झुओ फैन ने आंखें घुमाई, कान जल रहे हैं। बाइली जिंगवे नाम का वो पिद्दी मुझे जरूर गालियां दे रहा है। बाकी सब हंस दिए। मुरोंग लाई बोला, सिर्फ सर झुओ ही बाइली जिंगवे जैसे जीनियस को पिद्दी कह सकते हैं। सर झुओ का प्लान तो गजब का है। फ्रंटलाइन से रिपोर्ट आई है कि बाइली जिंगवे पगला गया है। उसने तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया है। लगता है उसने सर झुओ का प्लान समझ लिया और पागल हो गया। हा हा हा।
उसने प्रतिक्रिया दे दी। जुओ फैन ने पल भर सोचा और फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। समझ गया। क्या समझे? समझ गया कि तुम्हारे बीच कोई जासूस है। जुओ फैन ने सभी पर गहरी नजर डाली। सभी चौंक उठे। सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाइली जिंगवे मेरी पहली 2 चालों में फंसा और ठीक मेरी उम्मीद के मुताबिक चला, लेकिन तीसरी चाल उसने इतनी जल्दी कैसे समझ ली? ऊपर से मैंने एम्पायर को भी आग में झोंक दिया था। ऐसे में तो उसे अपनी सेना बांटनी चाहिए थी। अगर उसे मेरे इरादे पर शक भी होता तब भी वो एम्पायर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जुओ फैन की आंखें चमक उठीं। सीधी बात है, उसने मेरी योजना को समझा नहीं बल्कि पहले से जानता था। और ये कैसे हो सकता है? अगर किसी ने उसे बताया हो तभी। इसलिए उसने गुस्से में पागलों जैसा हमला कर दिया। लोगों के होश उड़ गए। हमारे बीच गद्दार है। कौन? सभी एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। जुओ फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुप्त ऑपरेशन दिमागी खेल होते हैं जिसमें जाल बिछाया जाता है और जैसे ही सामने वाले को पता चले उसे छोड़ देना चाहिए। अब जबकि उसकी तीनों सेनाएं अलग अलग लैंड्स में फंसी हैं, उन्हें लौटने में वक्त लगेगा। वो नॉर्दर्न लैंड पर हमला करके भी हमारी लाइनें नहीं तोड़ सकता इतने कम सैनिकों से, और यही समय हमें जीत दिलाएगा। सर जुओ, क्या आपने पहले से ही किसी गद्दार की आशंका की थी? लिंग युनटियन ने पूछा। जुओ फैन ने सिर हिलाया। सी ब्राइट सेट की रक्षा बहुत मजबूत है। ये बैली जिंगवे को पता ही होगा क्योंकि उसने इस पर हमला करने की योजना बनाई थी, इसलिए जासूस होना तय था। इसी वजह से मैंने तुम लोगों को पूरी बात नहीं बताई, न ही अपने आदेश विस्तार से समझाए। अब फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दुश्मन मेरे जाल में फंस चुका है। हा हा हा। सर जुओ तो देवता समान है। सभी की आंखें जुओ फैन पर टिकी रहीं, हैरानी और श्रद्धा में। बस मुरोंग शू का चेहरा ठंडा और भावहीन था। उसे जुओ फैन से नफरत भले हो, पर उसे उसकी चालों की तारीफ करनी ही पड़ी। ये आदमी शैतानों का सरदार है जिसकी खून और तबाही की भूख कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही ये युद्ध खत्म हो, इसे खत्म करना जरूरी है। कौन आदमी करोड़ों जाने सिर्फ जीत के लिए दांव पर रख सकता है? जुओ फैन ने देखा कि अंधेरा होने को है और मुस्कराया। मित्रों, इनविंसिबल सोर्ड से निपटने के लिए हमारे पास बस 6 दिन है। इससे ज्यादा देर हुई तो बैली जिंगवे की सारी सेनाएं पहुंच जाएंगी और कुछ भी हो सकता है। हमें इस अवधि में इनविंसिबल सोर्ड को खत्म करना होगा। सब गंभीर हो गए और सिर हिलाया। शंगवान फेक्शियोंग मुस्कराया और अपनी प्यारी तलवार आगे बढ़ाई। जुओ फैन, तुमने पिछली बार जेल में होने के कारण सोरिंग सोर्ड की सील नहीं तोड़ी थी, उसे लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया था। अब तुम हमारे ग्रैंड मार्शल हो, अब तुम्हें ये देना ही होगा। मैं अब भी इनविंसिबल सोर्ड से लड़ना चाहता हूं और सोरिंग सोर्ड के बिना नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। जुओ फैन की दाईं आंख में 2 सुनहरे हल्के चमक उठे। उसने स्कारलेट सोर्ड की ओर देखा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का दूसरा चरण, वॉइड अनाहिलेशन। धड़ाम। तलवार कांप उठी और फिर स्कारलेट रोशनी से चमकने लगी, जैसे अपनी आज़ादी वापस पा गई हो। सभी लोग हैरानी में ताकते रह गए। बस इतना ही? सोरिंग सोर्ड की सील तो ऐसे ही टूट गई? तो हम सब बेवकूफ थे जो 1 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। सभी ने जुओ फैन को हैरानी से देखा। जुओ फैन कोई मामूली आदमी नहीं, वो तो करिश्मा है, मास्टरमाइंड ही नहीं, चमत्कारी भी है। शंगवान फेशोंग खुशी से खिल उठा जब डिवाइन स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गिरी। उसने चिन्ह बनाया और तलवार उसकी हथेली में समा गई। तुम्हारा ये मदद वाकई बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं। हा हा हा, जुओ फैन ने मस्त अंदाज में कहा। लेकिन फिर शंगवान फेशोंग गुस्से में आ गया। ये क्या धन्यवाद? ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। ये हमारे पहले सौदे का हिस्सा था। जुओ फैन मुस्कुराया। लिंग युनटियन बीच में आया और बोला, शंगवान क्लान हेड, आप गलत हैं। उसने बस तलवार देने की बात की थी, उसमें किस हालत में देगा ये नहीं कहा था। अब जब सरजुओ ने उसे अनसील भी कर दिया तो आप क्या शिकायत कर सकते हैं? हाँ तुम। ठीक है, अब सोरिंग सोर्ड तुम्हारे पास है, तो अब चलो। लिंग युनटियन ने उसे किनारे किया और जुओ फैन की ओर मुड़कर मुस्कुराया। सर जुओ, अब जब सोरिंग सोर्ड की बात निपट गई है तो चलिए हेवन सीलिंग सोर्ड की चर्चा करें। हाँ हाँ हाँ, आपकी वो गार्ड कब लौट रही है उसके साथ? ओह वो, तुम उसे तब देखोगे जब बाइली यूटियन से मिलोगे। क्या? सब चौंक गए। जुओ फैन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने खुद ही तो बता दिया था कि वो फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग है। अब वो हेवन सीलिंग सोर्ड लेकर बाइली यूटियन के पास जाएगी, और जब तुम लोग उस बूढ़े से मिलोगे तब उससे ही मांग लेना। उनके दिलों पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। क्या सर जुओ बाइली यूटियन से मिला हुआ है? सब लोग जुओ फैन को ऐसे देख रहे थे जैसे उसके सिर पर दूसरा सिर उग आया हो। सबसे ज्यादा असर मुरोंग शू पर हुआ था, मगर उसने झल्लाते हुए कहा, देखो देखा, मैं पहले ही कह रही थी न कि इस पर भरोसा मत करो, फिर भी तुम सब इसे ही मानते रहे। इसने हेवन सीलिंग सोर्ड को लालच का चारा बना रखा था और अब आकर बोलता है कि वो डिवाइन सोर्ड तो इनविंसिबल सोर्ड के पास है। मतलब साफ है, इसने हम सबके साथ खेल खेला। जुओ फैन हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। बाकी सबके चेहरे गंभीर हो गए, कुछ हिचकिचा रहे थे। लिंग युनटियन ने साहस जुटाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, सर जुओ, आपने वादा किया था कि आप हेवन सीलिंग सोर्ड लौटाएंगे, फिर ये सब? हाँ किया था,
और मैं अभी भी कर रहा हूँ। जाओ इनविंसिबल सोर्ड से जाकर मांग लो, कहो कि वो लौटा दे। लिंग यूनटेन की आंखों में पानी आ गया। ये तो बात घुमा फिराकर कहने जैसी बात है सर जुओ। वो बूढ़ा राक्षस उसी तलवार को लेने आया था। अब जब तलवार उसके पास है, क्या आप सोचते हैं कि वो बेवकूफ़ है जो उसे वापस कर देगा? है, तुम बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे। ही। जुओ फैन ने भौं उठाई अपनी चालाक मुस्कान के साथ। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या सोच रहा है। जुओ फैन ने इशारा किया कि लिंग यूनचेन पास आए और धीरे से उसके कान में कहा, तुमने अभी क्या कहा? वो हेवन सीलिंग सोर्ड के लिए आया था? जब उससे मिलो तो कह देना कि वो तलवार उसने नहीं ली थी। जुओ फैन ने ऐसे जताया जैसे उसने अपनी सबसे गुप्त बात शेयर की हो, और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। लिंग यूनटेन ने शक भरी नज़र से देखा। बस इतना ही? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मेरी योजना कभी फेल हुई है? जुओ फैन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपने पिछले कारनामे गिनाने शुरू किए। जब बैली यूयू बैरियर पार नहीं कर पा रही थी, तब मेरी योजना थी जिससे वो पार कर पाई। जब बैली जिंगवे ने सभी लैंड्स पर हमला किया, तुम सब तो घबरा गए थे, पर मैंने ही उन इन्वेजन्स को तोड़ा। और अब बैली यूचेन की तलाश, जिससे बैली जिंगवे पागल हो गया है, ये भी मेरी योजना ही है ना? बताओ, इनमें से कोई भी फेल हुआ क्या? अब भी मुझ पर शक है? लिंग यूनटियन ने सोचते हुए सिर हिलाया। हाँ सर जुओ, हर बार कामयाब रहे हैं। आप सच्चे हैं और बुद्धिमत्ता में बेजोड़ हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ हैं, वरना तो हमारा अंत बहुत पहले हो गया होता। तो कल जब हम इनविंसिबल सोर्ड से मिलेंगे, हम सर जुओ की बातों पर ही चलेंगे। बस यही उम्मीद है कि ये योजना भी पहले की तरह सफल होगी। जरूर सफल होगी। अब जाओ, जब हेवन सीलिंग सोर्ड वापस मिल जाएगी तो तुम्हारे तीनों सोर्ड्स उसे हराने के लिए काफ़ी होंगे। जुओ फैन ने उसे हड़काकर कहा, योजना तो अब बिल्कुल साफ है, तो अब जाओ और जीत हासिल करो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं पीछे से योजना बदल दूंगा। बाकियों ने सिर झुकाया और विदा ली। तब हम चलते हैं। इस बैटलफील्ड पर निगरानी रखने के लिए हम सर के आभारी हैं। जुओ फैन अब बड़ी हॉल में अकेला था, चू चिंगचेंग, क्याओर और मुरोंगशू के साथ। तुम अभी भी यहीं हो? जुओ फैन ने अजीब सी नज़रों से पूछा। अब तो सब कुछ शांत है, बाकी सब चले गए, तुम्हें भी जाना चाहिए था। मैं तुम्हें देख रही हूँ। देख रही हो? मुरोंगशू ने ठंडी नज़रों से कहा, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, धोखेबाज और गद्दार। एक पल में इनविंसिबल सोर्ड के साथ हो और दूसरे पल हमारे साथ सलाह दे रहे हो। तुम पर एक पल को भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने दूंगी, ताकि तुम कोई ऐसा काम ना कर सको जिससे ये दुनिया तबाह हो जाए। मुरोंगशू एक कुर्सी पर बैठ गई, हिल भी नहीं रही थी, पर उसकी आंखें जुओ फैन को एकटक देख रही थीं। उसकी मौजूदगी से माहौल भारी हो गया। कुछ भी मत करना, मैं सब देख रही हूँ। हाय राम, ये लड़की तो गले की फांस है। जुओ फैन मुस्कुराया और छू चिंगचेंग के पास जा बैठा। मिस मुरोंग, अगर रुकना चाहती हैं तो रह सकती हैं, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं और मेरी पत्नी कई दिनों बाद मिले हैं, इतने दिन छोटी छोटी बातों में उलझे रहे, अब थोड़ा साथ बिताना तो बनता है। हो सकता है हम कुछ ऐसा करें जो सबके सामने न करना चाहिए। मिस मुरोंग चाहें तो यहीं बैठकर ज्ञान ले सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चाहें तो खुद भी हाथों से कुछ सीख सकती हैं। हा। मुरोंगशू का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से भरा हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जुओ फैन को ऐसे देख रही थीं जैसे अभी काट खाएंगी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में वो हाथ झटकते हुए उठी और बोली, हुम्फ, सारे मर्द एक जैसे घटिया होते हैं। अपने ब्रदर को भी उस लिस्ट में मत डाल देना। लेकिन सच कहूँ, थोड़ा पहले से अभ्यास कर लो, आगे बहुत काम आएगा। मर जा तू। जुओ फैन की बेशर्मी का कोई जवाब नहीं था। उसकी आवाज़ हॉल से बाहर तक गूंज रही थी और मुरोंगशू और जोर से चिल्लाई। जुओ फैन हंसने लगा, फिर उसने छू चिंगचेंग की सूनी आंखों की ओर देखा। उसकी उदासी देखकर दिल बैठ गया। क्याओर जाकर वू किंग्क्यू, शुइरू हुआ और बाकी सबको बुला ला। किसी को खबर मत लगने देना। हाँ फादर, क्याओर ने गंभीरता से कहा और चली गई। मेन हॉल से थोड़ा ही दूर मुरोंगशू अभी भी निगाह रखे हुए थी। तभी उसने क्याओर को बाहर जाते देखा और जुओ फैन की बात पर सच में यकीन कर बैठी। नीच, तेरी बीवी ऐसी है और तुझे और चाहिए। हुम्फ, बेहया। मुरोंगशू गुस्से में फुफकारती हुई चली गई। मेन हॉल के अंदर अब जुओ फैन और छू चिंगचेंग अकेले थे। उसकी कोमल सूरत और सफ़ेद बालों को देखकर जुओ फैन की आंखें भर आईं, ठीक वैसे ही जैसे निंगर को याद करके होती थीं। उसने एक कंघी निकाली और उसके लंबे रेशमी बालों में धीरे धीरे फेरने लगा। किंगचेंग, हम शादीशुदा हैं, मगर मैंने तुमसे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। जुओ फैन की आंखों में आंसू थे। मैं यहाँ का नहीं हूँ। सच तो ये है कि मुझे तुम्हारे सामने होना ही नहीं चाहिए। मैं एक डिमोनिक एम्परर हूँ जिसने हमेशा विनाश और अराजकता फैलाई है। शायद आसमान को यही मंजूर था। निंग्र ने तकलीफ सही और अब तुम भी वही रास्ता पकड़ बैठी। मुझे पता था दर्द आएगा, इसलिए तुमसे दूर रहने की कोशिश की, मगर तुम फिर भी उसी राह पर चल पड़ी। हाँ, नहीं, तुम्हारा प्यार निंग्र से कहीं ज्यादा गहरा है। कम से कम मैंने तब खुद को नहीं खोया था। मैं समझ नहीं पा रहा कि इन खून से सने हाथों को तुम्हारा प्यार किस कर्म का फल मिला।
जुओ फैन की आवाज़ कांप रही थी। मैंने 2 जिंदगियां जी हैं, मगर कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो सच्चे दिल से मेरे साथ रहना चाहता हो। पहले नींगरे थी, मगर अब उसे मेरी याद नहीं। मेरा दिल तो टूटा, पर उसके लिए अच्छा हुआ कि वो अब और तकलीफ नहीं सह रही। दूसरी तुम हो, तुम भी मुझे भूल गई, मगर ये दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। किंग चेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, पर फिर भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझे याद रखो। किंग चेंग, कल मैं नॉर्थ सी जा रहा हूँ और शायद जिंदा वापस ना आऊँ। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम मुझे एक बार याद करो। मुझे पता है ये तुम्हें फिर से तकलीफ देगा, मगर मैं स्वार्थी हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं एक पल भर का एहसास बनकर न रह जाऊँ। कंघी रुक गई। जुओ फैन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और सिर उसकी गोद में रख दिया। उसका शरीर कांप रहा था। एक हल्की हवा चली और छू किंग चेंग की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके कोमल हाथ कांपे और उसने जुओ फैन के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ब्रदर जुओ। छू किंग चेंग कांप गई उस आवाज से और हाथ वापस ले लिया। उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर बुझ गई। जुओ फैन उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर दिखा वो किंग्यू, ये लिन, शुई रुआ और बाकी सभी मेन हॉल में आ चुके थे। पीछे कियाओर भी थी। वो किंग्यू ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रदर जुओ, अब तो हमारे चारों लैंड्स के ग्रैंड मार्शल हैं। हम कई दिन से मिलना चाह रहे थे, मगर समय नहीं मिल रहा था। अब मार्शल ने हमें बुलाया है तो क्या बात है। हाँ, ब्रदर हुए, ये ग्रैंड मार्शल वगैरह छोड़ो, हम सब दोस्त हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है। ब्रदर हुए, मत भूलना तुमने उस डंजन में शर्त हारी थी। तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना है। हाँ, तो बात यह है। ब्रदर जुओ इतनी जल्दी एहसान वसूलना चाहते हैं? वो किंग्यू हंस पड़ा। ठीक है ब्रदर जुओ, मैं एक भाई के नाते पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सबने भी हाँ में सिर हिलाया, आंखों में चमक के साथ। जुओ फैन ने छू किंग चेंग को सहारा देकर खड़ा किया और शुई रुहुआ की तरफ मुड़ा, फिर गंभीरता से कहा, नॉर्दर्न लैंड बहुत खतरनाक है। मेरी एक ही गुजारिश है, किंग चेंग को वापस वेस्टर्न लैंड ले जाओ। अब तक तीनों अटैकिंग आर्मीज को पीछे हट जाना चाहिए, इसलिए तुम लोग टेलीपोर्टेशन अरे से डबल ड्रैगन मैनर लौट सकते हो। वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। हम ब्रदर जुओ के हुक्म को पूरी तरह मानेंगे। वो किंग्यू ने तुरंत जवाब दिया, अब सवाल यह है कि कब? अभी के अभी। भले ही हम सी ब्राइट सेक्ट में हैं, जंग जल्द ही शुरू हो जाएगी और यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि किंग चेंग को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दूँ। ठीक है, हम अभी चलते हैं। वो किंग्यू और बाकी सबने झुककर कहा, ब्रदर जुओ, अपना ख्याल रखना। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जुओ फैन ने हाथ जोड़े और वे छू किंग चेंग को ले जाने लगे, लेकिन उसी पल छू किंग चेंग ने अपना हाथ बढ़ाकर जुओ फैन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं थी। जुओ फैन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। किंग चेंग, तुम जाग गई। मगर उसकी खाली आंखों में सिर्फ जुओ फैन का उदास चेहरा ही दिख रहा था। जुओ फैन, ये सिर्फ चिंग चेंग की आदत है, उसकी सोच अभी वापस नहीं आई है, शुई रुहुआ ने भारी मन से कहा। वो उसका हाथ छुड़ाकर ले जाने लगी, लेकिन किंग चेंग की पकड़ और कस गई। उसकी उंगलियां जुओ फैन की हथेली में धंस गईं और खून निकल आया। जुओ फैन को दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, उसकी नज़र तो बस किंग चेंग पर टिकी रही। उसने गहरी आवाज में कहा, किंग चेंग, मैं ये सब तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कर रहा हूँ। मैं जरूर लौटूंगा, ये वादा है मेरा। छू किंग चेंग का बदन हल्का कांपा, पर जुओ फैन के इस वादे से उसका दिल कुछ शांत हुआ और उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। शुई रुहुआ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाकियों ने राहत की सांस ली और एक बार फिर जुओ फैन को झुककर प्रणाम किया, फिर छू किंग चेंग को साथ लेकर चले गए। ये लिन ने बार बार ये वादा किया कि वो सिस्टर इन लॉ की हिफाजत जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जुओ फैन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे सुकून था कि चिंग चेंग अब सुरक्षित हाथों में है। आखिर ये वही लोग थे जो 5 सालों से छू किंग चेंग की देखभाल कर रहे थे। जुओ फैन ने ऊपर आकाश की ओर देखा। अब सुबह होने ही वाली थी। जुओ फैन ने कहा, सब कुछ तैयार है क्यावर, अब हमें भी चलना होगा। कहाँ? नॉर्थ सी। जुओ फैन की नजरें दृढ़ थीं। क्यावर ने पूछा, डैड, आप तो चारों लैंड की अलायंस के नेता हो, अगर कुछ हो गया तो बाकी सब क्या करेंगे? उन्हें करने दो जो कर सकते हैं। जुओ फैन की आंखों में चमक आई और मुस्कुराया। जब 2 पक्ष लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। सेंट्रल एरिया और चारों लैंड एक जैसे ताकतवर हैं। वो एक दूसरे को इस कदर मारेंगे कि आसमान तक खून से रंग जाएगा और जमीन लाशों से भर जाएगी और कोई जीत नहीं पाएगा। जब हम नॉर्थ सी से लौटेंगे तब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। हमारी ताकत भी इसी तबाही में और बढ़ेगी और हम फिर से सबसे ऊपर पहुंचेंगे। हा। जुओ फैन नॉर्थ सी की ओर उड़ चला। पीछे क्यावर उसके पीछे मुस्कुरा रही थी। नए दिन की सुनहरी रोशनी में बाप बेटी ने अपनी यात्रा शुरू की। अब सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर का क्या हुआ? उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जुओ फैन की विनाशकारी थंडर फ्लेम उस बैरियर में छेद कर सकती थी और हेवन सीलिंग सोर्ड भी वहां से हटा दी गई थी, जिससे बैरियर और भी कमजोर हो गई थी। जुओ फैन जैसे इंसान के लिए वो बैरियर एक मजाक बनकर रह गई थी, लेकिन जैसा मजाक उसके लिए था वही किसी और के लिए भी बन गया था, और उससे कहीं ज्यादा भयानक।
आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से फट गया और पर्पल थंडर की हजारों शाखाएं फैल गईं। सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर अंडे के छिलके की तरह चटक गई और ताज़ा समुद्री हवा सेक्ट के अंदर आने लगी, या शायद विनाश। पर्पल थंडर ने हजारों तलवारों का रूप ले लिया जो ऊपर लहराते हुए सेक्ट के ऊपर मंडरा रहे थे। यहां तक कि जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स भी उस पर्पल सी के नीचे सुन्न हो गए। उनकी सांसें थम गई और उनकी ताकत जैसे रुक गई। सिर्फ दबाव ही काफी था पूरे सेक्ट को घुटनों पर लाने के लिए। यही था पर्पल कर्टन का रौद्र रूप। चारों लैंड के नेता बाहर निकले ये शोर सुनकर, और जो देखा वो उन्हें दहशत में डाल गया। आई इनविंसिबल सोर्ड आ गया, अभी के अभी। मुरोंग शू ने ऊपर पर्पल हमले की तरफ देखा और हैरान रह गई। ये इनविंसिबल स्वॉर्ड के हमले का असर है? ये तो मेरे ब्रदर से कहीं ज्यादा डरावना है। क्या ये वाकई इंसान है? मुरोंग लाई ने अपने जलते हुए गोल्डन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका माथा पसीने से भीग गया। इनविंसिबल स्वॉर्ड इंसान नहीं है। अगर होता तो इतना महान कैसे होता? हुम्फ। बाकियों ने बस सहमते हुए गर्दन हिलाई, कुछ तो पीछे भी हटने लगे। ऐसा था इनविंसिबल स्वॉर्ड का डर। उसके सामने आने से पहले ही सब कांप उठे। बाकी लैंड के सबसे ताकतवर लोग भी उस डर से नहीं बच पाए। धड़ाम। चारों तरफ धमाके होने लगे, हवाएं तूफानी हो गईं और चीखों का सिलसिला सी ब्राइट सेक्ट में गूंज उठा। खून की धारें इतनी ऊपर गईं कि आसमान छू लिया और पर्पल लाइटनिंग से मिलकर पूरी धरती को नर्क बना दिया। जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी खत्म हो गई। हवाओं ने उस खून की बदबू को हर कोने में फैला दिया, तबाही को पूरा कर दिया। सेक्ट लीडर इनविंसिबल स्वॉर्ड 5 स्वॉर्ड किंग्स और 10 डिसाइपल्स को साथ लेकर आ गया है। उसने बैरियर तोड़ दी और हमें मार रहा है। एक खून में सना एल्डर दौड़ता हुआ आया, रोता हुआ चिल्लाया, हमारे दसियों हजार एक्सपर्ट्स मर चुके हैं। सेक्ट लीडर, हमें बचाइए। लिंग यूनचन खुद भी घबराया हुआ था। उसने बाकी सब की तरफ देखा। लिंगशन, मुरोंग क्लैनहेड, एक्सॉल्टेड डबल ड्रैगन्स और बाकी सब। हमने प्लान बनाया था कि हम मिलकर उस राक्षस को मारेंगे, और अब वो खुद यहां आ गया है। अब हम सरजू के प्लान के अनुसार ही चलेंगे। हम उसे रोकेंगे ताकि 2.5 लैंड के सैनिक फ्रंट से यहां पहुंच सकें और हम उसे खत्म कर सकें। बाकियों ने हाथ जोड़े, लेकिन उनके चेहरे पर झिझक अब भी साफ दिख रही थी। बातों में कह देना आसान होता है, लेकिन असल में करना बेहद मुश्किल। लिंग यूनटियन को खुद भी पूरा भरोसा नहीं था कि सब मिलकर उसे रोक पाएंगे। उसने मुरोंग शू की तरफ देखा। मिस मुरोंग, सेक्ट लीडर लिंग, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी, जो कुछ भी करना पड़े। तो सर जुओ को ढूंढो और पूछो कि अब क्या करना है जब इनविंसिबल स्वॉर्ड सामने आ चुका है। उसे पूछूं? मुरोंग शू का चेहरा उतर गया। मुरोंग लाई ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और डांटा, शूअर, अब बहस करने का समय नहीं है। हमें सरजुओ की चालाकियों की जरूरत है। हम खुद जाते अगर लड़ाई के लिए न जाना होता। अब बच्ची मत बनो और सबकी भलाई के लिए ये करो। मुरोंग शू ने नाक भौं चढ़ाई, लेकिन समझ गई कि क्या जरूरी है और मेन हॉल की तरफ उड़ गई। बाकी नेता गंभीर चेहरों के साथ उस तबाही की ओर बढ़े। मुरोंग लाई, ओयांग लिंगचन और बाकी सब जल्दी ही उन 16 लोगों से टकरा गए जो बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे थे 5 स्वॉर्ड किंग्स, जिनके चेहरे भावहीन थे और मौत बांट रहे थे। कोई भी इमारत हो, बैरियर हो या कोई एल्डर उन्हें रोकने आए, उनका एक ही जवाब होता, एक झटका और सब कुछ ध्वस्त। जैसे कोई भी बाधा उनके रास्ते में हो ही नहीं। उनके पीछे एक लंबा एल्डर चल रहा था, रौबदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों में हो। कोई उसके पास भी जाना नहीं चाहता था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का मालिक हो। उसके सामने बस 2 ही विकल्प थे, या तो उसके साथ हो जाओ या खत्म हो जाओ। ये कोई और नहीं बल्कि सबसे ताकतवर इनविंसिबल स्वॉर्ड था। उसके और पीछे 10 छोटे डिसाइपल्स थे जो दुनिया देखने निकले थे, सिर झुकाए हुए बस उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वैसे भी उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रास्ता तो पहले ही तबाही से साफ हो चुका था। मुरोंग लिए ने घबराकर थूक निकला, जैसे ही उसने और बाकी सबने महसूस किया कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी। सिर्फ 16 लोग हैं, उसमें से भी 10 तो बच्चे हैं। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी सेंट्रल एरिया हमारी तरफ बढ़ रही है, जैसे कोई अंतहीन फौज हमारी जान लेने आ रही हो। इनविंसिबल स्वॉर्ड को वैसे भी अकेले पूरी फौज के बराबर कहा जाता है। हम लोग इस घड़ी को आगे टालना चाहते थे, लेकिन उसने खुद ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब चाहे जितनी भी कमजोरी महसूस हो, हमें ये करना ही होगा। लिंग युनत्यान ने ओयांग लिंगत्यान की ओर देखा, मुश्किल से बोलते हुए, जाओ लिंगत्यान, सर जुओ की बात मानो और हेवन सीलिंग स्वॉर्ड वापस ले आओ। क्यों न तू ही जाकर मर जा। ओयांग लिंगत्यान का चेहरा फड़क गया, दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी वो इनविंसिबल स्वॉर्ड की तरफ लपका। मुरोंग लिए ने डेसिमेटिंग स्वॉर्ड हाथ में थामा और उसके पीछे हो लिया। ब्रदर ओयांग, मैं भी साथ चलूंगा। बाकी सब चुपचाप उनके पीछे हो लिए। चारों लैंड की सबसे ताकतवर हस्तियां एक साथ इनविंसिबल स्वॉर्ड के सामने जा खड़ी हुईं और उसका रास्ता रोक दिया। स्वॉर्ड किंग्स ने भी अपनी विनाशकारी चालें रोक दी, लेकिन इन बुजुर्गों को देखकर उनके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। तुम जैसे कीड़े पेट्रियार्क से लड़ने चले हो, बड़ी हिम्मत है।
मुरोंग लिए को अच्छे से पता था कि इनविंसिबल स्वॉर्ड कितना ताकतवर है, लेकिन असली डर तो तब लगा जब उसने देखा कि वो हाथ में कौन सी तलवार पकड़े है। वो सनरिंग स्वॉर्ड नहीं थी, वो बिना डिवाइन स्वॉर्ड के ही इतना शक्तिशाली है, तो सोचो अगर उसे डिवाइन स्वॉर्ड मिल गई तो वो कैसा राक्षस बन जाएगा। कितने सालों बाद इसे देख रहा हूं और ये अब और भी ताकतवर हो गया है, इसका विकास तो रुकता ही नहीं। मुरोंग लिए और बाकियों का दिल रोने को कर रहा था। कहा जाता है कि उसके पास एक लैंड जितनी ताकत है, लेकिन अब लग रहा है जैसे उसमें 2 लैंड की ताकत समा गई हो। अगर 2.5 लैंड की पूरी फौज भी इसके खिलाफ हो तो क्या ये मरेगा। सबकी उम्मीदें एकदम जमीन में जा गिरी। इनविंसिबल स्वॉर्ड हमेशा की तरह घमंड में चूर दिखा, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों में हो। मैं नॉर्दर्न लैंड में कई दिनों से हूं, सोचा तुम्हारे सेक्ट में भी एक बार आ जाऊं, लेकिन वो बच्चा जिंगवेई चाहता था कि मैं थोड़ा और रुकूं ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार कर सके। इसलिए मैं तब तक रुका रहा जब तक तुम अपनी हेवन सीलिंग स्वॉर्ड नहीं खो बैठे। अब आ गया हूं, कहीं डर तो नहीं गए। हा। बेली यूटियन ने जोरदार ठहाका मारा जिससे आसमान हिल गया। स्वॉर्ड किंग्स अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए सबके डरे हुए चेहरे देख रहे थे। नेताओं ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, पसीना पोंछा। धन्यवाद इनविंसिबल स्वॉर्ड। लिंग युनतियान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, कोई भी जिंदा इंसान आपकी ताकत से अनजान नहीं है। आपके आगमन से हमारा सेक्ट खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अगर केवल मिलने ही आना था तो यूं तलवार चुराकर और लड़ाई करके आने की क्या जरूरत थी। इससे आपकी छवि को ठेस पहुंचेगी और लोग मजाक उड़ाएंगे कि इतना महान इनविंसिबल स्वॉर्ड होकर आपने चोरी जैसा काम किया। हा। इनविंसिबल स्वॉर्ड की आंखें गुस्से से चमक उठीं। बाली यूयू एक कदम आगे बढ़कर गर्जी, लिंग यूनतियान, तुमने हमारे पैट्रियार्क का अपमान किया है, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूं। बाली यूयू की एनर्जी भड़क उठी और वो हमला करने को तैयार हो गई। ओयांग लिंगतियान तुरंत आगे आया और लिंग यूनतियान की रक्षा करने लगा, लेकिन लिंग यूनतियान को कोई फर्क नहीं पड़ा। मिस, आप 9 स्वॉर्ड किंग्स में से फ्रिगेट रेंज स्वॉर्ड किंग होंगी, सही पहचाना ना। हा, अच्छा लगा मिलकर। लेकिन 10 दिन पहले हमारी डिवाइन स्वॉर्ड चुराना क्या इनविंसिबल स्वॉर्ड के आदेश पर नहीं हुआ। अगर आप इनकार भी करें तो भी आप उनके अधीन हैं, किसी को भी समझ आ जाएगा कि आपने उनकी आज्ञा से चोरी की थी। बाली यूयू का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन इनविंसिबल स्वॉर्ड ने उसे टोक दिया। यूयू, पीछे हटो। बाली यूयू ने गुस्से से दांत पीसे, उसकी आंखें लिंग यूनतियान को काट खाने को देख रही थीं, लेकिन उसे मानना पड़ा और वो पीछे हट गई। लिंग यूनतियान ने फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड की तरफ झुककर कहा, सर तो कमाल के नेता हैं, सब आपके इशारे पर नाचते हैं, सिर झुकाता हूं आपके सामने। हा। सेक्टर लीडर लिंग, तुम्हारा मतलब है मैं चोर हूं। बेली यूटियन की आंखें सिकुड़ गईं। लिंग युनतियान ने कहा, अगर आप नहीं हैं तो हेवन सीलिंग स्वॉर्ड अभी आपके पास क्या कर रही है। हाँ है, लेकिन डिवाइन स्वॉर्ड हमेशा खुद चलकर काबिल लोगों के हाथों में जाती है और निकम्मों से फिसल जाती है। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो खोया तो खुद की गलती है, जैसे अपना सेक्ट खो बैठे हो। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने ताना मारा। लिंग युनतियान ने सिर हिलाया। सही बात है, कमजोर डिवाइन स्वॉर्ड को थाम नहीं सकते, कभी न कभी खो ही बैठते हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब कल्टिवेटर हैं, और अगर सर ने ओपन कॉम्बैट में हमारी डिवाइन स्वॉर्ड छीनी होती तो हम हार मान लेते, लेकिन आपने चालाकी से इसे छीना। हो सकता है आपकी चालें बहुत गहरी हों या हम बहुत भोले थे जो फंस गए, पर जो भी हो आपकी इज्जत तो गिरी ही है। कुछ नादान लोग तो ये भी कह सकते हैं कि सर को हेवन सीलिंग स्वॉर्ड से डर लगा, इसलिए चालाकी का सहारा लिया। तो क्या महान इनविंसिबल स्वॉर्ड भी सिर्फ हमारे सेक्ट जितना ही ताकतवर है जो चोरी की जरूरत पड़ी। हाँ। इनविंसिबल स्वॉर्ड की आंखें गहरी हो गईं, चेहरा और भी काला पड़ गया। तुम कहना चाह रहे हो कि मैं ओपन कॉम्बैट में तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड नहीं ले सकता? इनविंसिबल स्वॉर्ड ने नाक से सांस ली। हर बार जब मैं लड़ने आता हूं तुम अपनी शेल में छुप जाते हो, वरना डिवाइन स्वॉर्ड तो कब की मेरी होती, तब मुझे किसी चाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन हमने इसलिए मना किया क्योंकि हम शांति पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं। फिर भी तलवार चुराना तो आपकी छवि पर दाग है। ठीक है। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने हवा में हाथ चलाया और फिर उसकी हथेली में एक नीले रंग की चमकती तलवार प्रकट हुई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने फिर वो तलवार उछाल दी। ओयांग लिंगत्यान तेजी से आगे बढ़ा और डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ लिया। अब तुम लोगों के पास हेवन सीलिंग स्वॉर्ड है, लेकिन सिर्फ अस्थायी रूप से। तुम्हारा बैरियर टूटा हुआ है, अब तुम छुप नहीं सकते। डिवाइन स्वॉर्ड के होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इसे तब तक संभालो जब तक मैं आकर इसे ले न लूं, फिर चाहे तुम कुछ भी बोलो, कोई मतलब नहीं होगा। लिंग यूनतियान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इनविंसिबल स्वॉर्ड वाकई में साफ दिल और जुबान वाले हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन। हा। लिंग यूनतियान हंसा और फिर धीरे से बोला, सर जुओ की ईगो पर खेलने वाली चाल सफल हो गई। इस बुढ़े ने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड पाई और फिर खुद ही लौटा दी। अब हमारे पास 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स हैं। इस राक्षस से निपटने के लिए हमारी उम्मीदें और भी मजबूत हो गई हैं। सबने सिर हिलाया। 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स आसमान की ओर उठ गईं।
उनमें से सोने, लाल और नीले रंग की रोशनी निकली जो सीधे स्वर्ग में जा पहुंची। धड़ाम। पर्पल थंडर का जो राज चल रहा था अब उसे 3 रंगों की डिवाइन पावर ने काट दिया। मुरोंग लिए की डेसिमेटिंग स्वॉर्ड, शांगवान फीक्सियों की सोरिंग स्वॉर्ड और ओयांग लिंगतियान की हेवन सीलिंग स्वॉर्ड एक साथ काम में लाई गईं। इन तीनों ने मिलकर आकाश की ताकत को इनविंसिबल स्वॉर्ड से छीनने की कोशिश की। स्वॉर्ड किंग्स का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने घूर कर देखा। इन कमीने लोगों ने माइंड गेम्स खेलकर पेट्रियार्क को धोखा दे दिया। कितना घिनौना है। लेकिन इनविंसिबल स्वॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ मुस्कुराया और आधे छिने आकाश को देखता रहा। 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स एक साथ, वाकई शानदार होगा लड़ना। बड़ी खुशी है मुझे। हाँ हाँ हाँ। बेली यूटियन ने अपनी आस्तीन झटकी और उसके हाथ में एक बिजली जैसी चमकती तलवार आ गई। उसने वो आसमान की तरफ तान दी। आसमान फट पड़ा और पर्पल लाइटनिंग और भी भयंकर बन गई। पहले जितना छिना था वो सब वापस छीन लिया गया। सोने की आग, लाल रोशनी और नीली लकीरें टिक नहीं पाईं, सब बिखर गईं। पूरा आसमान फिर से पर्पल हो गया। मुरोंग लिए, शांगवान फीक्सियोंग और ओयांग लिंगतियान कांप उठे और खून थूक दिया। शांगवान फीक्सियोंग को सबसे ज्यादा चोट आई क्योंकि वो स्वॉर्ड किंग नहीं था। बाकी दोनों ने खून भरे मुंह से इनविंसिबल स्वॉर्ड की ओर देखा, पूरी दहशत के साथ। ये राक्षस हद से ज्यादा ताकतवर है। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।